हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपकी तैयारी को चेक करने के लिए तथा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने आज सीधे 100 प्रश्नों का एक मॉडल सेट लेकर आ रहा हूँ, जो कि हम एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा, सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित और अंग्रेजी के प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रकार से हम कुल 100 प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न आपको आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और इसको मैंने डिज़ाइन इसी प्रकार से किया गया है जिसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी मैंने ध्यान में इसमें रखा है। ठीक है, चूंकि 8वीं पास योग्यता इसमें रखी गई है, तो उसी लेवल पर यहाँ पर आपके प्रश्न आएंगे वर्ड आया और वर्ड बॉय भर्ती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हमारे वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आपको कमेंट में लिखना है शानदार, और आगे इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिखेगा यस हमें आगे भी चाहिए, तभी मैं आगे की वीडियोस लेकर आऊँगा, अन्यथा हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि आपको भी मेरी चीज़ें समझ में आ रही, तभी तो आगे बढ़ते हैं हम। और फिर से मैं बता दूं कि ये कोई पेड क्लासेस तो नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट है, मतलब फ्री में है। तो कहीं ना कहीं फ्री में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर देंगे और कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करेंगे। चलिए, तो आज हम 100 अंक के प्रश्नों के आधार पर पूरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं, है ना, जिसमें 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से 20 अंक, सामान्य ज्ञान से 20 अंक, अंग्रेजी से 20 अंक और हिंदी से 20 अंक और गणित से 20 अंक के 20 प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी और अंकों की संख्या भी 100 है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। ठीक है, और आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको याद रखना है कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रखा है, इसलिए यदि आप 4 प्रश्न अगर गलत करते हैं ना तो 1 अंक आपका कट जाएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। ठीक है, चलिए, उसी लेवल पे मैंने प्रश्न लाया है और आगे के जो लेवल है मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि आपके कितने सॉल्व होते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा से है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में पठौनी शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है पढ़ने लिखने से, किसी को भेजने से, रास्ता दिखाने से या पत्थर तोड़ने से। कमेंट बॉक्स पर आप आंसर देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी होगी, तो मेरे साथ साथ में आप आंसर देंगे, पॉज करेंगे फिर आंसर देंगे, पॉज करेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी है। फिर लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न इसमें करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में पठौनी शब्द का संबंध होता है किसी को भेजने से, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। पठौनी का मतलब होता है भेजना, तो ऑप्शन बी यदि आपने लिया है तो आप सही है। ठीक है, तो देखिए पठौनी शब्द पठौनी क्रिया से बना है ना, जिसका अर्थ होता है भेजना। जब किसी व्यक्ति, संदेश या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है तो हम पठौनी का यूज करते हैं। उदाहरण में, मैं हाँ ओला रायपुर पठाऊँ हाँ, मतलब मैंने उसे रायपुर भेजा है। चाहे आप किसी सामान को, किसी वस्तु को, है ना, उसको भेजा हो, तो पठौनी का अर्थ होता है भेजना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला, थोड़ा स्पीड से जाएंगे क्योंकि 100 प्रश्न हमको करने हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला अर्थात पहली फूल फुले रिंगी चिंगी फल फरे रमडोरा का अर्थ क्या है? मोस्टली लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन है मिर्च, भिंडी, केला या मुनगा। चलिए आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे रमडोरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसकी डिटेलिंग मैंने दे रखी है, जिसमें फूल फूले रिंगी चिंगी का मतलब है मुनगा के फूल छोटे छोटे और गुच्छे में होते हैं, इसीलिए इसे फूल फूले रिंगी चिंगी कहा गया है। ठीक है, फल फरे रमडोरा, इसका मतलब है मुनगा की फलियां लंबी और क्या होती है? पतली होती है ना, और लमडोरा का मतलब होता है लंबा और पतला, इसलिए हमने मुनगा को यहाँ पर उत्तर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जेठ नहीं है, ये है ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ, गलत टाइपिंग हो गया है। ज्येष्ठ महीने को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि ज्येष्ठ महीना ये हिंदी का है, तो इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? जेठ कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हिंदी मास के हमने महीने का नाम भी तो पढ़ा है ना, सावन भादो ये सब, तो छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे चैत्र को छत्तीसगढ़ी में चैत बोलते हैं, बैसाख को बैसाख, ज्येष्ठ को जेठ जो कि हमने आंसर लिया है, आषाढ़ को अषाढ़, श्रावण को सावन, और वहीं भाद्रपद को भादो यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ी के महीने और हिंदी के महीने में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा छातियों ला मिलना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन में है छाती में दर्द होना, गले मिलना या आलिंगन करना, लड़ाई करना या आराम करना। मोस्टली लोग छातियों से संबंध रखेंगे और छाती में दर्द होना मान जाएंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गले मिलना और आलिंगन करना का मतलब होता है छातियाला मिलना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी में है। अब देखते हैं यह मुहावरा प्रेम, स्नेह और आत्मीयता व्यक्त करता है। जब दो लोग खुशी या दुख में एक दूसरे को गले लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, छातियों में। देखिए अन्य मिलते जुलते मुहावरे देखें तो मया करना का मतलब होता है स्नेह करना। जी जुड़ाना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जी जुड़ाना का मतलब क्या होता है, शांति मिलना या ठंडक महसूस होना। जुड़ाना, जुड़ाना का मतलब शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, जी चुराना अलग है, जी जुड़ाना अलग है। ठीक है, आंखों की पुतरी होना मतलब बहुत प्रिय होना, ये भी आपको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ी के जो मैंने मॉडल प्रश्न कराए ना, उसको भी जाकर आप जरूर देखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए उसमें। चलिए अब कूट आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं इस प्रकार से प्रश्न, इसलिए मैंने कूट आधारित प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने लाया है। चलिए ऑप्शन ए को बी से मिलाइए तो गेहूं, अरहर, उड़द दाल और चना दिया है, इधर रहर, उड़द, चना और गेहूं हिंदी में दिया है, उसको छत्तीसगढ़ी में। देखिए गेहूं को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गहूं, गहूं बोलते हैं। अरहर दाल को हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रहर, रहर। उड़द दाल को बोलते हैं उड़द, और वहीं चना को बोलते हैं चना ही। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी। पहला का डी, दूसरा का ए किस में है, पहला का डी, दूसरा का तीसरा बी, चौथा का सी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अन्य नाम देखिए तो धान को हम क्या बोलते हैं, धान ही बोलते हैं। चाउर को बोलते हैं चावल, तिवड़ा लाखड़ी दाल, लाखड़ी दाल तिवड़ा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ी में अपन शब्द किस सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसको मैंने बार बार पढ़ा है, अपन तो मैं है, तुम, स्वयं या खुद और वह। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ी में अपन है ना, ये निजवाचक सर्वनाम को बताता है, मतलब अपनापन, स्वयं के बारे में बताता है, तो इसी की हम क्या कहते हैं, स्वयं या खुद को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अगर ऑप्शन में आया तो आपका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अपन एक निजवाचक सर्वनाम है, जैसा कि मैंने बताया, इसका प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं अपन काम खुद करत हूँ, मतलब मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूँ। वहीं ते अपन देख, तू अपना देख। ठीक है, तू अपना देख भाई, तो ये यहाँ पर क्या है, अपन का यूज हुआ है, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम, निजता का संबंध। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ी में रेंगना इस क्रिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, तैरना और पैदल चलना। मोस्टली लोग इसका 100% आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, रेंगना का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैदल चलना। देखिए हमने पहले सेट में थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन लिया है, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें ना तो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स भी बनाना है आपको, इंग्लिश भी बनाना है, ठीक है, तो टाइम की कमी है, तो आप यहाँ पर यहीं पीछे हट जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर एग्ज़ाम में ये चीज़ें समझने को नहीं मिलती, आसानी से समझ में नहीं आती। वहाँ पर मोस्टली लोग इजी को गलत करके आते हैं। ठीक है, वहाँ पर बैठना अलग है, यहाँ पर बैठ के बनाना अलग है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, कम से कम 4 से 5 सेट हम लेकर आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चल संगी बाजार रेंग के जाबो। तो रेंगना का हो गया चल संगी बाजार रेंग के जाबो, इसका मतलब है चलो संग साथी बाजार हम पैदल चलते। ठीक है, अन्य क्रिया देखते हैं, जैसे दौड़ना, इसका मतलब होता है दौड़ना। नहाना का नहाना ही होता है। गोठियाना, गोठियाना का मतलब होता है बात करना, तो आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरहा शब्द का अर्थ क्या है। हरहा तो ऑप्शन है किसान, बैल, आवारा पशु,
या हल? तो मोस्टली लोग हरहा को हल मार के आएंगे, ऐसा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आवारा पशु, जो बाहर में ऐसे ही विचरण करते रहते हैं ना, जिनका कोई स्थान ही नहीं होता रहने का, उसे आवारा पशु कहते हैं और इसे छत्तीसगढ़ी में हरहा शब्द से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। तो हरहा शब्द का प्रयोग उन मवेशियों अर्थात विशेषकर गाय और बैलों के लिए किया जाता है जो बिना किसी मालिक के घूमते रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गांव में ऐसे पशुओं को रखने के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? गौठान की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न योजनाएं भी तो आ रही है गौठान बनाने से। देखिए, नरवा गरवा गुरवा और बारी योजना में जो गरवा है ना, गरवा, ये इन्हीं लोगों के लिए आया था, क्योंकि ये आवारा टाइप से घूमते रहते थे और फसलों को हानि पहुंचाते हैं, है ना, और रास्ते में भी ऐसे चलते रहते जिसके कारण होते हैं। तो इसी के लिए, इसी के निवारण के लिए ये योजना लाई गई थी। गरवा का अर्थ होता है इन्हीं मवेशी। ठीक है, चलिए। सगा का क्या अर्थ है? मोस्टली लोग आंसर देंगे ऑप्शन है दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या भाई। बोलते हैं ना, कायगा सगा, का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर रिश्तेदार होता है, और घर में सगा है बोलते हैं ना। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के रिश्तेदार को क्या कहा जाता है? सगा ही कहा जाता है। उदाहरण के लिए शादी विवाह के अवसर पर कहा जाता है सब सगा सोदर मन आए हे, सब सगा सोदर मन आए, मतलब सभी रिश्तेदार। सगा शब्द का प्रयोग आत्मीयता और अपनेपन को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा, जो कृषि कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। पहला त्योहार किसे है? ऑप्शन है पोला, तीजा, हरेली या छेड़छेरा। तो दोस्तों, पहला त्योहार माना जाता है ऑप्शन नंबर हरेली को माना जाता है कार्य से। ठीक है, देखिए, हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। वहीं इस दिन किसान अपने कृषि औजारों जैसे नागर, कैंती, कुदाली आदि की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की क्या करते हैं? कामना करते हैं कि फसल अच्छा हो। इस त्योहार पर बच्चे क्या है, गेड़ी का आनंद लेते हैं। गेड़ी चढ़ाए हो कि नहीं? बहुत लंबे लंबे बांस से बनाकर हम क्या करते हैं? गेड़ी चढ़ते हैं। कमेंट में लिखो, चलाए हो कि नहीं, चलाना आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारी जो संस्कृति रही है। आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल चलाते हैं। हम उस ज़माने के हैं, मतलब हम पुराने ज़माने के लोग हैं जो गेड़ी चलाते थे। ठीक है, अगर हम मेरे ज़माने के लोग हो तो कमेंट में यस करो जी। ठीक है, हम पुराने हो चुके हैं शायद। आज के टाइम कहाँ गेड़ी, आज के टाइम सिर्फ मोबाइल चलता है। ठीक है, अब यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के कृषि मैदान प्रधान संस्कृति का क्या है? परिचारक है। चलिए, लौहा, लौहा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है धीरे, तेज, जल्दी या रुक कर। मोस्टली लोग बोलते हैं लौहा करना है यार, बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा, जल्दी। लौहा का मतलब होता है जल्दी होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, देखिए, लौहा शब्द का प्रयोग किसी काम को शीघ्रता से करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, लौहा चल संजत हुआ थे, लौहा चल संजा हुआ थे, इसका मतलब है जल्दी करना यार, काम हो रही है। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गरु मतलब भारी होता है। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में लबरा, लबरा किसे कहते हैं? बताइए कौन है लबरा? ऑप्शन है मेहनती व्यक्ति को, झूठे व्यक्ति को, लंबे व्यक्ति को या अमीर व्यक्ति। तो दोस्तों, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, हर कोई बनाएगा। लबरा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठे व्यक्ति को। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के मैं मैराथन क्लास भी लेकर आऊँगा, छत्तीसगढ़ी का भी लाऊंगा। इंग्लिश का मैराथन क्लास बन चुका है, बस आपको क्या है, पीडीएफ बन चुकी है, बस इसको रिकॉर्ड करके आपको देना है। उसके बाद मैथ्स की भी एक ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अकेले हो जाता हूँ, उतना टाइम होता नहीं है, और सॉरी कल तो मैं वीडियो ला ही नहीं पाया था, कि कोई भी ऐसा काम होता है ना, मुझे फिर दिक्कत हो जाती है आपके लिए काम करने। वरना मैं करता हूँ, मेरा ध्यान होता है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। जिस प्रकार से वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको चीज़ें पसंद। ठीक है, चलिए, जल्द से जल्द मैं मैराथन लाऊंगा। इंग्लिश के 100 प्रश्नों का मैराथन रेडी है, तो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन है, अब नेक्स्ट देखते हैं। झूठे व्यक्ति को मैंने बता दिया। जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है या झूठी बातें करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लबरा, पुरुष में। और लबरी किसको बोलते हैं? महिलाओं में बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, करिया अक्षर भैंस बरोबर, इस हाना कहावत का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है भैंस काली होती है, अक्षर सुंदर होने चाहिए, भैंस बहुत उपयोगी है, या अनपढ़ या निरक्षर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति काला अक्षर भैंस बराबर लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, समझाने की ज़रूरत तो इसको है नहीं, तब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
आगे देखते हैं बादर। बादर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बाहर, अंदर, बादल या बहादुर। दोस्तों बादर का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बादल होगा। ठीक है, चलिए बादल शब्द बादल का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आज अब्बड़ बादल छाए है, मतलब आज आकाश में बहुत ही बादल छाए हुए हैं। ठीक है, अन्य अन्य शब्द देखिए तो पानी को बारिश, है ना, बिजली बिजली, और घाम को क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, बासी के साथ मुख्य रूप से क्या खाया जाता है? बताइए भैया क्या खाया जाता है? ऑप्शन है दही, अचार और गोंदली, मिठाई या दाल। दोस्तों जो बासी है ना, मतलब रात का मचा हुआ चावल को पानी कर, है ना, इस बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जाता है, जिसमें अचार और गोंदली प्याज डालकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाया है। ठीक है, और अभी तो बोरेबासी दिवस भी इसमें मनाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने सेवन किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अचार और गोंदली करेक्ट होगा। चलिए, एक अमत मतलब खट्टी भाजी और दही का भी प्रयोग बासी के साथ किया जाता है, ये भी है, लेकिन मेन रूप से अगर आपको दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अचार और गोंदली था ना, इसलिए हमने प्राथमिकता उसको दी। अगर वो नहीं है तो हमको दही भी ऑप्शन में दिया गया है, तो दही ऑप्शन आता है। ठीक है, चलिए पर्रा क्या होता है? पर्रा, तो ऑप्शन है मिट्टी का बर्तन, बांस की बनी बड़ी बड़ी थालीनुमा टोकरी, लकड़ी का औजार या एक प्रकार का कपड़ा। तो पर्रा आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ी में क्या करते हैं, चावल को ऐसे करते हैं ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांस की बनी थालीनुमा टोकरी इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो पर्रा का उपयोग धान सुखाने, अनाज साफ करने या अन्य घरेलू कामों में उपयोग होता है। यह छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बांस से बनी अन्य वस्तुएं कौन कौन सी है? सूप का बोलते हैं ना, झांपी, टुकनी, है ना, ये सभी क्या है? बांस से बनी है। अब आता है ममहाना शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है महंगा होना, सुगंधित होना, सस्ता होना या बुलाना। तो बताइए क्या होगा ममहाना? वह बड़ ममहात है बोलते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगंधित होना का करेक्ट आंसर है। चलिए, जब किसी फूल, भोजन या इत्र से अच्छी खुशबू आती है तो उसके लिए ममहाना का यूज किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखें, फुलवारी हम ममहात है। फुलवारी मतलब, फुलवारी का मतलब होता है बगीचा, बगीचा बहुत ही सुगंधित हो रहा है, मतलब फुलवारी है ममहात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में मेहमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पहुना, संगवारी, मितान या गोसैया। इससे पहले मैंने सगा की बात की थी, सगा था रिश्तेदार, मेहमान को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहुना। पहुना मतलब क्या होता है? मेहमान, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, पहुना शब्द का प्रयोग घर में आए मेहमान या अतिथि के लिए किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति मेहमानों का बहुत आदर ये तो किया ही जाता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में पहुना भवन भी है ना, रायपुर में, यहाँ पर अतिथि निवास है। अब संगवारी, संगवारी क्या है, किसे कहा जाता है? दोस्त या साथी को। वहीं मितान तो एक प्रकार का मित्र होता है, मतलब गाँव में मितान बजते हैं ना, मतलब जैसे शादी वादी की रस्में होती है तब मितान का बहुत ही वहाँ पर सहभागिता होती है। ठीक है, चलिए भैया अपने अपने मितान का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, कौन मितान है। ठीक है, मैं तो अभी तक नहीं बनाऊँ किसी का। चलिए गोसैया, गोसैया क्या है? स्वामी और पति को बोलते हैं, गोसैया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वामी या पति को क्या बोलते हैं? गोसैया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है टमाटर की को चटनी में, सॉरी छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जैसे ही टमाटर सुना तो चटनी की याद आ गई। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है भटा, रमकेलिया, पताल या गोंदली। तो लोग इसका आंसर देंगे क्या होगा? टमाटर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ऑप्शन नंबर पताल कहते हैं। ठीक है तो अन्य सब्जियों के स्थानीय नामों में से एक है ना, तो देखिए भंटा को क्या बोलते हैं? बैंगन, रमकेलिया को भिंडी, गोंदली प्याज, आमा आम और अमली। देखिए जो मैंने क्वेश्चन लाए भले ही थोड़े इजी होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने जब उनकी डिटेलिंग दी है ना, तो आपको उस क्वेश्चन के पीछे और बहुत सारे कंटेंट मिले। ठीक है, तो ये खास बात होती है मेरी सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुच्छा शब्द का क्या अर्थ है? जुच्छा का मतलब होता है, ऑप्शन है भरा हुआ, मीठा, झूठा या खाली। तो बोलते हैं ना मोला जुच्छा छोड़ दी, जुच्छा का मतलब क्या होता है? खाली होना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जुच्छा शब्द का अर्थ होता है खाली, ये आपको याद रखना है। देखिए जुच्छा शब्द का प्रयोग किसी खाली बर्तन, खाली जगह या व्यर्थ की बात के लिए
किया जाता है उदाहरण पर्रा जुच्छा है और जुच्छा गोट झनकर जी, जुच्छा गोट झनकर, फालतू की बात मत कर, तो पर्रा जुच्छा है इसका मतलब पर्रा खाली है, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, भरपूर या भरे हो। चलिए इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के 20 प्रश्न किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान रखा गया है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी के भी प्रश्न पूछे, छत्तीसगढ़ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जो भारत का जीएस है उससे भी प्रश्न। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित। ऑप्शन है गोंड, कंवर, डी बिंजवार या डी हल्बा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के रूप में भी जाना जाता है, ये बिंजवार जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, ये आपको याद रखना है। उनका संबंध बिंजवार जनजाति से था। वहीं सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, अकाल के समय इन्होंने व्यापारियों के गोदाम में अनाज लूटकर गरीबों में बांट दिया था, जिस कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही साथ 10 दिसंबर सन 1857 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 10 दिसंबर 1857 को। अब कहाँ दी गई थी, तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में। मोस्टली लोग रायपुर जाते हैं और वहां पर जय स्तंभ चौक हर किसी को पता है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि आखिर जय स्तंभ चौक इतना फेमस क्यों है। इसलिए जय स्तंभ चौक में ही क्या थी, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, है ना, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है सरेआम। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना हो। अब आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में भी जाना जाता है शहीद वीर नारायण, ठीक है, इसलिए उनके नाम में ही शहीद है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना को बोलते हैं प्रियम्बल या फिर उद्देशिका, जो सामने में लिखा होता है ना, में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जुड़े गए थे। ऑप्शन है 44वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 51वां, 61वां और 73वां। देखिए प्रस्तावना और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द और समाजवादी शब्द, एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता, वो मैं आपको कब जुड़े गए थे, तो दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए यह संशोधन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर संविधान में चेंजेस, तो इसे मिनी संविधान इंपॉर्टेंट है। इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, देखिए इसको आपको याद रखना है, तो एक वर्ड याद रखना है, स्पा, स्पा, ठीक है। तो स्पा से एस से हो जाएगा समाजवादी, पी से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और ए से हो जाएगा अखंड। ये तीनों ही तीनों क्या है, 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। संविधान क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है, लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी जिसे कहते हैं ना, इसका पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, बी है फेरिक ऑक्साइड, सी है पोटेशियम या डी है चूना। दोस्तों लाल पीली मिट्टी का जो पीला रंग होता है ना, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3, Fe2 फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं और आपको बताता हूँ। चलिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। तो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन में आएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी पाई जाती है, इसे स्थानीय रूप से मटासी कहते हैं। जब इस मिट्टी में मौजूद आयरन, है ना, का ऑक्सीकरण होता है, आयरन मतलब लोहे का ऑक्सीकरण होता है, तो यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में बदल जाता है, जिसका रंग लाल होता है। देखिए अभी क्या है, इसका रंग लाल है, क्यों, क्योंकि ये सूखे अवस्था में, ड्राई स्टेट में है, सूखे अवस्था में। लेकिन जब इसको पानी अवस्था में आता है, मतलब जल से ये मिश्रित होता है, जल योजित अवस्था में होता है,
तब इसका रंग क्या हो जाता है, पीला होता है। ठीक है, और सूखे अवस्था में क्या होता है, लाल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यह मिट्टी जो है धान की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। धान का कटोरा कहते हैं ना इसे। अब निम्नलिखित में से कौन सा रोग या वायरस विषाणु से नहीं बनता। ठीक है, तो वायरस का मतलब होता है विषाणु। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, नहीं होता पूछा है ना, तो ऑप्शन है पोलियो, चेचक, टिटनेस या खसरा। ठीक है, तो दोस्तों वायरस से देखिए पोलियो भी होता है, चेचक भी वायरस से ही होता है और खसरा रोग भी वायरस से होता है। लेकिन टिटनेस टिटनेस जो होता है ना, ये बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, जीवाणु द्वारा जनित रोग। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। देखिए, टिटनेस एक बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है जो क्लोस्ट्रोडियम टेटानी, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रोडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया आमतौर पर क्या है, जंग लगी कीलों या मिट्टी में पाया जाता है। जब भी आपको लोहे से कट लगता है ना, तो क्या बोलते हैं कि जाओ यार टिटनेस का इंजेक्शन। ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ, इसलिए बोला जाता है। में क्या होता है, क्लोस्ट्रोडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस से होने वाले अन्य रोग क्या क्या है, एक तो है पोलियो, दूसरा है चेचक, तीसरा है खसरा, और अन्य में देखें तो कौन सा, डेंगू, एड्स, कोविड-19, रेबीज, ये सभी क्या है, वायरस द्वारा जनित। एक बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सही जुड़ाव से है ना, कूट आधारित प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में इधर दिखा है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और इधर दिया है नदी। कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन से नदी में। ऑप्शन में है अमृत धारा, कांगेर धारा, तीरथगढ़, चित्रकूट। नदी में है कांगेर नदी, हसदेव नदी, मुक्ताबाहा नदी और इंद्रावती। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स पे, तुरंत आंसर दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और आंसर दीजिए। चलिए, मैं देता हूँ इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अमृत धारा जलप्रपात। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है ना, ये हसदो नदी में, ये आपको याद रखना है, एमसीबी जिला में। कांगेर धारा जलप्रपात, तो कांगेर धारा जलप्रपात सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया है कांगेर नदी, कांगेर नदी में। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है तीरथगढ़ जलप्रपात, एक होता है चित्रकूट जल। दोस्तों, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ना, ये मुंगाबहार नदी पर है, कांगेर नदी के सहायक है ना। और चित्रकूट जलप्रपात जो है, ये इंद्रावती नदी, ये भी आपको याद रखना। देखिए, अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर, कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर, तीरथगढ़ जलप्रपात मुंगाबहार नदी पर, और वहीं चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। ठीक है, इसलिए आपका आंसर इसमें से क्या होगा, ऑप्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, अमृत धारा जलप्रपात के बारे में बताऊं तो हसदेव नदी की सहायक, हसदेव नदी में बना हुआ है ये। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो एमसीबी अर्थात मरेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में अंतर्गत आता है। ठीक है, कांगेर धारा जलप्रपात जो है कांगेर नदी पर मैंने बता दिया है, और ये किस जिले के अंतर्गत आएगा, तो बस्तर जिले में कांगेर घाटी है ना, के अंतर्गत आएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के। तीरथगढ़ जलप्रपात देखें तो ये मुनगाबहा नदी पर है, और मुनगाबहा नदी जो है कांगेर नदी की सहायक नदी, ये आपको याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है, और ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर, मैंने बताया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन है 2002, 2005, 2009 या 2000। तो दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आरटीआई हम लगाते, आरटीआई है ना, आप इसको बताओ वरना मैं आरटीआई लगाऊंगा। तो आरटीआई एक्ट कब आया था, ऑप्शन नंबर 2000। आरटीआई एक्ट के तहत हम क्या है, अधिकार है कि हम किसी भी कार्यालय में है, तो किसके तहत उसको किया गया है, वहाँ पर आरटीआई लगाकर प्राप्त कर सकते। ये काम आखिर हुआ कैसे। ठीक है, चलिए, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को, ये पूरा डेटा आपको याद रखना है, 12 अक्टूबर 2005 पूरे भारत में लागू हुआ। यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है कि आप सरकारी कार्यालय में आए और अपना सूचना प्राप्त करें। ठीक है, और यह भ्रष्टाचार रोकने का एक सबसे शक्तिशाली, कहाँ पर करप्शन हो रहा है आपको। छत्तीसगढ़ में कोशा अर्थात रेशम के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ऑप्शन है सरगुजा, रायपुर, जांजगीर चांपा या बस्तर। दोस्तों, कोशा या रेशम के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा
प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। और कांसा उद्योग सबसे ज्यादा प्रख्यात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में तसर कोसा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? जांजगीर चांपा, है ना। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ जो है तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा जिला में कोसा सिल्क के उत्पादन में बुनाई का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की चांपा साड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे कोसा साड़ी बोलते हैं। इसके अलावा कोरबा और रायगढ़ जिले में भी कोसा का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहा जाए क्या होता है? जांजगीर। ठीक है, हमें कांसे का थाली का नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब कांसे के बर्तन, अगर आप चांपा में जाते हैं ना तो कांसे के बर्तन अगर वहाँ पर आप देखेंगे ना बहुत ही अच्छे उत्तम क्वालिटी के मिलते हैं। ठीक है, मेरे मामा का घर है ना, मैंने देखा है उनको बनाते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों? ऑप्शन है मंगल को उसकी सतह के कारण, पृथ्वी को पानी की अधिकता के कारण, शुक्र को उसके वायुमंडल के कारण, या नेपच्यून को इथेन गैस। तो बार बार मैंने बताया है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पानी की अधिकता के कारण वो ऊपर से क्या दिखता है? नीला दिखाई देता है चारों तरफ, है ना, तो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए क्या दिखता है? ये नीला दिखाई पड़ता है। और अन्य ग्रहों के नाम उपनाम अब तो रटा गया होगा आपको। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, वहीं बृहस्पति को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। इस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, मतलब यहाँ गुरुत्वाकर्षण से इसे वैक्यूम क्लीनर कहा, मतलब खींच लेता है तो भी लगता है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, 51 दिन या 75 दिन। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो बस्तर दशहरा है ना, ये 75 दिनों तक चलता है और इसमें रावण दहन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये माँ दंतेश्वरी मंदिर में और रथ निकालने का जो भी पर्व है ना, बहुत सारे रस्म होते हैं इसके अंतर्गत, कि रावण दहन से संबंधित तो नहीं है। इनकी शुरुआत पुरुषोत्तम देव द्वारा की गई थी। चलिए, बस्तर का दशहरा दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्यौहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है? बस्तर दशहरा, तो 75 दिनों तक चलता है। ठीक है, यह त्यौहार सामान्य दशहरे की तरह रावण वध पर आधारित नहीं है, बल्कि यह देवी दंतेश्वरी व अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा पर केंद्रित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो हरेली अमावस्या में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बस्तर दशहरा की शुरुआत कब होती है? तो आपका हरेली अमावस्या। और इसमें कई सारी रस्में होती है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन कौन सा है? काछिन गादी, जोगी बिठाई, मौली परघाव और रथ यात्रा, प्रकार से बहुत सारे रस्म होते हैं। इसलिए तो 75 दिनों तक चलता है ये वक्त, सोचो कितना मजा आता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो बताइए कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78%। चलिए आगे देखते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडलों में गैसों का मिश्रण हम देखते हैं कि नाइट्रोजन मैंने बताया कि 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ऑर्गन पाया जाता है 0.93% और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04 या फिर कहीं कहीं 0.03%। ठीक है, देखिए इनको याद रखना है आपको। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर प्रकार से पूछा जाए। ठीक है, नीचे से नहीं पूछा। अब नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन जीवन के लिए नहीं। पौधे की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन का होना ठीक जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, मनियारी या हल्द्य। चलिए कमेंट बॉक्स पे दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मनियारी नदी पर स्थित है ताला गांव, ये आपको याद रखना है। रुद्र शिव की प्रतिमा भी है जहाँ। चलिए देखिए, ताला गांव बिलासपुर जिले के पास क्या है? मनियारी नदी के तट पर स्थित है।
ये छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष मिले हैं। देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पुराना मंदिर छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 5वीं-6वीं शताब्दी का देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है, यही है। और यहीं विशेष रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है। रुद्र शिव की प्रतिमा में खास बात यह है कि ये विभिन्न जीवों की आकृतियों से बनी है। इसको आपको देखना चाहिए, अभी तुरंत जाके वहां पर सर्च कीजिए, ठीक है। और ये इसको अगर आपको देखना है तो रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इस प्रकार से आपको रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है, तालागांव में। देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं, तालागांव में। दोनों ही तेलागांव में मिले हैं, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है रुद्र शिव की प्रतिमा, पर आप महंत घासीदास संग्रहालय में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, नदी जोड़ो परियोजना, दुग्ध उत्पादन या जल संरक्षण। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, फ्लड देख के मोस्टली लोग क्या मारेंगे, बाढ़ नियंत्रण। सर सरासर गलत होगा। का संबंध जो है दूध, क्योंकि हरित क्रांति उस टाइम आई थी, जो दूध उत्पादन है ना, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंध। डेयरी विकास है ना, डेयरी विकास से ऑपरेशन फ्लड दूध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? वर्गीस कुरियन। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्गीस कुरियन, ठीक है। इनको ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और उनके प्रयासों से ही अमूल ब्रांड की स्थापना हुई। अमूल दूध पीता है इंडिया, हो गया आप, इनकी प्रयासों से हुई, तो वर्गीस कुरियन, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को, नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में एक यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यह भयानक औद्योगिक घटना 2 और 3 दिसंबर के बीच में 1984 में, मतलब रात्रि के समय हुई थी ना, 12-1 बजे के बीच में, इसलिए 2 या 3 दिसंबर के बीच में लिया जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 1984 को हुई थी, ठीक है। और भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है, वहां पर इसका रिसाव हुआ था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे MIC कहते हैं, गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित हुए थे। आज भी उस क्षेत्र में उसका वायरस का थोड़ा थोड़ा क्या है, मात्रा दिखाई, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार से भयावह थी ना, वहां पर जैसे ही रिसाव हुआ तुरंत, तब हजारों लोगों की संख्या तो ऐसे ही है, बहुत उससे भी ज्यादा लोग मरे। ये बताया नहीं जाता एक्चुअल डाटा, लेकिन उससे भी ज्यादा। इसमें मूवी भी बनी है, राजपाल यादव की शायद थी, तो उसको जरूर आप देखिएगा, मूवी भी बनी है इससे रिलेटेड, इसलिए क्योंकि बहुत ही भयावह त्रासदी थी। और ये दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक, यहाँ की बात की जाए 1984 की बात है, बहुत खतरनाक हुआ, लाखों लोग अगर प्रभावित हुए, बोल रहे हैं, मतलब बहुत खतरनाक। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय किसके नाम पर, कौन सा है? इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय, पता ही है। तो ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, इंदिरा गांधी के नाम पर, खैरागढ़ के राजा रानी या चक्रधर सिंह। मोस्टली लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी मार के आते हैं, क्योंकि वहां पर क्या लिखा रहता है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहीं लिखा रहता, इंदिरा कला एवं संगीत विश्व। तो इंदिरा के नाम से हम एक ही को जानते हैं, इंदिरा गांधी, तो मोस्टली लोग इंदिरा गांधी मार के आते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैरागढ़ के राजा रानी। खैरागढ़ के राजा रानी नहीं, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा, उन्हीं के नाम पर जो है इस विश्वविद्यालय का क्या है, किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से संगीत और कला को समर्पित है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में, ये आपको याद रखना है। खैरागढ़ के रियासत के राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी थी पद्मावती देवी। उन दोनों की पुत्री थी कौन? इंदिरा। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर क्या है, इसका क्या है, गठन किया गया था, इंदिरा कला और संगीत, 1956 में। आपको याद है, इंदिरा गांधी नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं।
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, जल प्रदूषण रोकना, पेड़ों की कटाई को रोकना या मृदा संरक्षण। तो दोस्तों चिपको आंदोलन, इसके छत्तीसगढ़ में जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना। इसमें क्या किया जाता था, जब भी कोई पेड़ काटने आता था ना, तो पेड़ से ऐसे चिपक जाते थे और उसको काटने से रोकते थे। ये जो था चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पेड़ों की कटाई को। चलिए, चिपको आंदोलन सन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के हिस्सा में, है ना, ये शुरू हुआ था। एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था। जब ठेकेदार पेड़ को काटने आते थे ना, स्थानीय ग्रामीण या विशेषकर महिलाएं पेड़ों से ऐसे चिपक जाते थे कि हम काटने नहीं देंगे, ठीक है। और इसी को ही क्या है, चिपको आंदोलन का संज्ञान। और सुंदरलाल बहुगुणा और छत्तीसगढ़ में, है ना, और गौरा देवी, ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, मदर टेरेसा को नोबेल शांति का पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया? ऑप्शन है 1970, ठीक है, 1979, 1985। तो देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार ना, नोबेल शांति पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1989 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति, और 1980 में 19 क्या दिया गया था, भारत रत्न का सम्मान। क्या आपको याद रखना है? देखिए, मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों और विशेष रूप से गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए 1999 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। कहाँ? कोलकाता में, ये भी पूछा जाता है। और वहीं उन्हें 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? लंबाई लगभग 173 के आसपास है। तो ये सिहावा पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी, मैनपाट या बैलाडीला, फिर क्या होगा? तो दोस्तों हसदेव नदी जो है, इसी को हसदो भी कहते हैं ना, हसदेव नदी या हसदो नदी का स्थल ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ की पहाड़ी से होती है। देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई 1 है, आपको याद रखना है। चलिए, हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिले के देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी से होता है। यह महानदी की एक प्रमुख सहायक हसदेव नदी, ठीक है। और यहीं मिनी माता हसदेव पांगो बांध भी हसदेव नदी पर बना है। कहाँ है? कोरबा जिले में, ठीक है। मिनी माता कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के नाम पर मिनी माता हसदेव पांग, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? 2 सदन कौन कौन से? ऑप्शन है विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। तो 2 सदनों, है ना, मुख्य रूप से संसद जो है 3 चीज से मिलकर बनता है। 3, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है या इसको बोले प्रेसिडेंटली, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या आरएस लिख, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सर क्या बनती है? सदन बनती है। इसमें सदन होते हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च। 2 सदनों का नाम कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, जो कि केंद्र में है। वहीं राज्य में क्या होगी? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संसद की बात की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि मैंने बताया। लोकसभा इसे क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, निम्न सदन कहा जाता है। मोस्टली लोग इसे उच्च सदन का मान, क्यों? जितने भी रूल्स रेगुलेशन, मोस्टली जिसका भी पावर है लोकसभा के पास ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, यही उच्च सदन है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। वही राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। साथ ही साथ इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए आए, ठीक है। इसे लोगों का सदन कहा जाता है। और राज्यसभा इसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसे राज्यों की परिषद कहा गया है। और इसके सदस्य, है ना, राज्यों की विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने हुए, मतलब इसका चुनाव अप्रत्यक्ष, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी को गर्म रखना, वर्षा कराने में मदद करना, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना या का उत्पादन करना। बताइए ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको क्या है, ये आने से रोकता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के ये इंपॉर्टेंट है कि समताप मंडल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है ये भी पूछा है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका आंसर होगा। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, सोख लेता है, और जो त्वचा कैंसर और बीमारियों का कारण बन सकती है ये अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमको त्वचा के कैंसर से बचाव। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण ही ओजोन परत को क्या होता है, क्षय होता है। तो दोस्तों ओजोन परत क्षय का सबसे प्रमुख कारण वाली गैस कौन सी है, तो CFC आपको क्लोरोफ्लोरो। चलिए, प्रकार से हमने सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न देख लिया। अब हम आते हैं सामान्य अंग्रेजी से 20 अंक के 20 प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, यह है सी इज स्टडिंग एट ब्लैंक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, आपको आर्टिकल लगाना है, दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल आपको लगाना है, दिया है AN। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी जब आपको व्यंजन दिखे, देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O, और मैंने बताया है जो स्वरों के पहले क्या लगते हैं, जब स्वर आते हैं उसके पहले क्या लगते हैं, एन। लेकिन आपको इंग्लिश के स्वर नहीं देखने, आपको हिंदी के स्वर देखने। कौन कौन से, आ ई उ ए ये सभी होते हैं ना। तो हिंदी के स्वरों को मतलब हमको ध्वनि के आधार पर क्या है, ए और एन लगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इसको क्या पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी, यूनी। ठीक है, इसका मतलब यह पहले आया, यह क्या है हिंदी में व्यंजन है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी हम व्यंजन मार के क्या लिखेंगे, आगे में ए डालेंगे। यू देख के आप इंग्लिश में तो AEIOU, ये तो इंग्लिश में स्वर है, तो यू देख के आपको एन नहीं मानना है, बल्कि हमको इंग्लिश का नहीं हिंदी का देखना है। तो हिंदी में यू आया है, यह आया है, मतलब व्यंजन आया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो सी इज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी इन लंदन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इंग्लिश का मैराथन क्लास मैं लाने वाला हूँ जिसमें आपका जितना भी डाउट है ना सारा का सारा क्लियर होने वाला है। 100 प्रश्नों की सीरीज होगी जिसमें सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैंने पूरा बता दिया है कि यू क्यों लगा है ना, यहाँ पर आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे ही अ यूरोपियन एग्जाम्पल देखो, अ यूरोपियन इसे ई साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ते हैं यूरोपियन, यू, तो यह क्या है व्यंजन है, इसलिए हमने क्या लगाया, अ लगाया। वहीं यहाँ पर एन और इसे क्या बोलते हैं, और तो आ क्या है, आ तो स्वर है ना, स्वर के सामने क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, एन लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गूज। चलिए इसका आपको प्लूरल बनाना है, तो दोस्तों गूज का क्या हो जाएगा, गूसेज, गीज, गूज या गिजेज। तो मैंने बताया था इस प्रकार से शब्दों का क्या करते हैं, स्वरों को बदल देते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गीज हो जाएगा। गूज का क्या होता है, देखिए गूज मतलब होता है हंस, है ना, एक अनियमित संज्ञा है, इसका बहुवचन बनाने के लिए बीच में वॉवेल्स को क्या है, बदल दिया जाता है, एस या एस नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फूट का क्या हो जाएगा बहुवचन, फीट, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। वहीं टूथ का हो जाएगा टीथ, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। मैन का हो जाएगा मीन, देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ पर ई कर दिया। इस प्रकार से क्या बनता है, इसको मैन ही पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग बस ये है ना, मीन नहीं बोलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। तो देखिए एक्सेप्ट का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ऑप्शन में दिया है एग्री, ग्रांट, रिफ्यूज या रिसीव, का अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्सेप्ट मतलब मान लेना या स्वीकार करना, तो दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज, का मतलब होता है मना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। देखिए एग्री, ग्रांट और रिसीव दोनों ही सहमति से संबंधित है ना। चलिए, तो एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना मैंने बताया, और रिफ्यूज का अर्थ होता है अस्वीकार करना। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत करना, और ग्रांट का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। ठीक है, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। चलिए
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव बताना है, जो संज्ञा की विशेषता बताए, है ना, विशेषण बताना। द लेजी डॉग स्लेप्ट ऑल डे। अब जो आलसी कुत्ता है ना वो दिन भर सोता है। तो बताना है यहाँ पर एडजेक्टिव अर्थात विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। बताइए, द लेजी डॉग स्लेप्ट ऑफ द डे, इसका मतलब संज्ञा क्या है यहाँ पर, डॉग है, नाउन है ना, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। बताइए, यहाँ पर डॉग क्या है, नाउन है, संज्ञा है। अब इसकी विशेषता क्या बता रही है कि वो जो डॉग है ना वो क्या है, लेजी है, लेजी आलसी है, इसलिए विशेषण क्या हो जाएगा आपका, लेजी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है ना। इस वाक्य में लेजी क्या था, डॉग था, तो डॉग की विशेषता क्या बताया गया है, लेजी। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स विथ प्रोफेशनल्स विद देयर वर्क। मतलब कुछ व्यक्ति दिए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, क्या क्या कार्य करते हैं आपके यहाँ पर सही जुड़ाने हैं। देखिए, इधर प्रोफेशन दिया गया है और इधर उनका वर्क दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए, ये ऑप्शन है, ठीक है, प्रश्न है, कर देता हूँ। चलिए इसका आंसर दीजिए, ठीक है, पॉज करके आंसर देते जाइए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले है कारपेंटर। तो कारपेंटर किसे कहा जाता है, जो बढ़ई है ना, हिंदी में बढ़ई कहा जाता है। क्या काम करता है, लकड़ी का। इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, मेक थिंग्स फ्रॉम वुड, जो लकड़ी से क्या है वस्तु बना। दूसरा है मैसन। मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, तो घर बनाने का काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, बिल्ड्स वॉल्स विद द, मतलब जो लकड़ी ईंटों की मदद से क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, मतलब ईंट। मेसन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लम्बर। प्लम्बर का काम क्या होता है, नल वल वाला काम है ना। प्लम्बर का काम हो जाएगा फिट एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। वहीं फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट नाम से स्पष्ट है, जो फ्लावर से संबंधित है ना, फूलों का काम करता है। तो सेल्स फ्लावर आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए इस ऑप्शन की मदद से किस प्रकार से अरेंज करना, तो बता दिया है। फिर देखिए ये जो है मैंने पूरा बता दिया है आपको किस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देखिए सही स्पेलिंग आपको बताना है, ऑप्शन है टूमॉरो। टूमॉरो का बहुत सारा स्पेलिंग है, आंसर क्या होगा चलिए कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो देखिए टूमॉरो को आपको स्पेलिंग का याद रखना है ना, तो बार बार इस प्रकार से लिख लीजिए, टू मोर रो, टू मोर रो, इसको क्या बोलिए, टू मोर रो, ये बन गया टूमॉरो। बार बार यहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो टू मोर रो से आपको याद होना चाहिए TOMOR ROW, मतलब डबल आर यहाँ पर आएगा और सिंगल एम आएगा, ऑप्शन नंबर बी पर टू मोर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। पास्ट बताना, अब सेकेंड फॉर्म आपका शब्द दिया गया है ब्रिंग। तो ब्रिंग का आपको सेकेंड और थर्ड दोनों याद होना चाहिए। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डॉट होता है। ब्रिंग मतलब लाना, है ना। तो देखिए
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, BROUGST ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होगा ब्रॉड, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। और इसी प्रकार से अगर हम और एग्जांपल देखें जिसमें सेकंड और थर्ड सेम ही सेम होते हैं, जैसे बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बॉट ही होता है। ठीक उसी प्रकार टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होगा। फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी फॉट ही होता है। इस प्रकार से आपको वर्ड्स याद रखें। ठीक है, मैराथन क्लास में मैं पूरी प्रैक्टिस सेट के साथ एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगा ना। चलिए, इंग्लिश का टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। बताइए भाई, आई एम गोइंग ब्लैंक मुंबई, ऑप्शन दिया है एट, ऑन, टू। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, एट मतलब होता है पर, ऑन मतलब भी पर होता है, इन मतलब होता है में, और टू 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 का मतलब होता है की ओर, की ओर, की ओर। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मुंबई, है ना, मतलब मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो यहाँ पर टू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब हम किसी स्थान की ओर जाने की दिशा या गंतव्य की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग। जैसे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द मार्केट, मतलब जाने की ओर की बात कर रहे हैं तो आएगा टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्विक। क्विक का आपका सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द बताना है। क्विक, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, जल्दी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है स्लो, स्लो मतलब होता है धीरे, लेजी मतलब होता है आलसी, फास्ट मतलब होता है तेज, और स्लीपी का मतलब होता है आलसी। दोस्तों बाकी सबका तो आलसी है, लेकिन क्विक, क्विक मतलब जल्दी, तो फास्ट मतलब भी क्या होता है, जल्दी, इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये समानार्थी पूछा तो देखिए, क्विक और फास्ट दोनों क्या है, और तेज है, जल्दी होता है, तो क्या होता है, धीमा। अब देखिए, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन। ए पीस ऑफ लैंड, इसका मतलब एक जो है जमीन का टुकड़ा, जो कि सराउंडेड बाय वाटर, यहाँ पर चारों ओर, जिसके ओर क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है, उसे क्या कहा जाए। ऑप्शन में दिया है, ये क्या पढ़ते हैं लोग, आइसलैंड पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ता है, पढ़ा जाता है आइलैंड, ठीक है, एस आइलैंड होता है। दूसरा होता है समुद्र, ओशन, ठीक है, महासागर। तीसरा है पेनिनसुला, प्रायद्वीपी का क्षेत्र। चौथा होता है लेक। दोस्तों ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो, वाटर हो, जल ही जल हो, उसे आइलैंड कहा जाता है, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आइलैंड क्या होता है, जमीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हो। इसे हमारा आंसर ये हुआ। फिर पेनिनसुला, इसका मतलब होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जमीन का वह टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, क्योंकि भारत का हम इस प्रकार से देखें, भारत का नक्शा है ना, ऊपर में इस प्रकार से और बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल सागर, और हिंद महासागर, इस प्रकार से तीनों ओर क्या है, समुद्र है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये बोला जाता है ना। चलिए, ओशन है महासागर, जिसमें बहुत बड़ा खारे पानी का भंडार होता है। लेक क्या है, झील, जमीन से घिरी हुई एक जलील जल राशि होती है। देखिए, आइलैंड और लेक में क्या अंतर है, जो आइलैंड होता है ना, ये छोटा सा जमीन होता है, इसके चारों ओर पानी होता है, ठीक है, जबकि झील में क्या होता है, ये चारों ओर पानी है, पानी है, अब इसके चारों ओर क्या है, जमीन होती है, प्रकार से उल्टा होता है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस माई नेम इज प्रिया एंड आई एम अ स्टूडेंट। प्रोनाउन का यूज करना है। प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के बदले यूज होता है। तो देखिए, माई नेम इज प्रिया मतलब बता रहे मेरा नाम प्रिया है, एंड आई एम ए स्टूडेंट मतलब आई का यूज किसके लिए हुआ है, ये बताइए। तो आई का यूज किसके लिए हुआ है, प्रिया के लिए हुआ है ना, और किसी के लिए हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर प्रिया इज अ स्टूडेंट मैं बोलता तो गलत होता क्या, यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट मतलब प्रिया के लिए ही आई का यूज हुआ है। इसका मतलब संज्ञा के बदले किसी का हम यूज करते हैं तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो। आई का यूज किसके लिए किया गया है, प्रिया के लिए। ठीक है, देखिए प्रोनाउन क्या है, वह शब्द जिसका उपयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। यहाँ आई मैं का उपयोग किसके लिए, प्रिया के लिए किया गया। तो अन्य प्रोनाउन जैसे देखें,
तो ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। मैं किसी संज्ञा के बदले इसका यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। क्या है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है। मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्री। नेफ्यू का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है सिस्टर, बी डॉटर, सी नाइस, डी आंट। देखिए नेफ्यू का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर नाइस हो जाएगा, भतीजा का भतीजी, ठीक है। देखिए नेफ्यू का क्या होता है, नाइस, भतीजा है भतीजी या भांजा है भांजी। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर, वहीं सन का क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। रवि एंड मोहन ब्लैंक गुड फ्रेंड। ठीक है, रवि एंड मतलब दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इज, आर, एम, वॉज। देखिए रवि एंड मोहन गुड फ्रेंड मतलब अभी भी वे अच्छे दोस्त हैं, नहीं की बात की गई है क्या, नहीं अभी भी हैं वो, मतलब इसमें वास तो नहीं लगेगा, वास पास्ट टेंस में लग जाता। एम किसके साथ लगता है, केवल और केवल आई के साथ, तो ये भी नहीं लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, एक से अधिक व्यक्ति हैं, तब यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, रवि एंड मोहन, यहाँ पर सीधे से लगाओ आर। इस किसके साथ लगेगा, यदि एक व्यक्ति होते तब, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो, आर करेक्ट हो, ठीक है। चलिए सारी चीजें मैंने बता दी, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज या वॉस लगता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता, आर या वर लगता, आई के साथ एम व वॉस लगता है। चलिए द साउंड मेड बाई स्नेक इज कॉल्ड मतलब सांप कैसे आवाज निकालता है, क्रॉक, ईज या रोर या ब्लीट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सांप कैसी आवाज करता है, हिस की आवाज निकालता है। इस मूवी भी आई है इसी के बेस पे, ठीक है। यह जानवरों की आवाज पर आधारित प्रश्न है। फ्रॉक कैसा निकालता है, फ्रॉक कर्राने की आवाज, ये फ्रॉक है क्रॉक। लॉयन क्या करता है, रोर करता है, रोर मतलब दहाड़ता है। गोट क्या करती है, ब्लीट करता है मतलब मिमियाती है। तो ये आपको याद रखना है, बार बार प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिटी, सिटी का बहुवचन बनाइए, यह है सिटीज। देखिए ये वाले रूल भी मैंने बता दिए हैं कि जब लास्ट में अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन हो, व्यंजन देखिए यहाँ पर टी जो है कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन है, ए ई आई ओ यू ये पांच ही केवल क्या है, स्वर है, बाकी जितने भी है वो व्यंजन है, तो टी यहाँ पर व्यंजन है, तो यहाँ पर वाई को हटाया जाता है और उसके जगह में आई ई एस डाला जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी आई टी, वाई हटाओ और आई ई एस डाल दो, चीज हमारा आंसर होगा, किसमें दिया है, नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बता दिया पूरा। जैसे और आप एग्जांपल देखिए, जैसे बेबी है तो बी वाई है अंत में और उससे पहले व्यंजन है बी, उसमें क्या करना है, हमको वाई हटाना है, आई एस जोड़ना है, तो ये बन गया बेबीज। फिर उसी प्रकार से लेडी है तो क्या बन गया उसका, लेडीज, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द अपोजिट ऑफ एम टी इज, एम टी का मतलब होता है खाली, खाली का आपको विलोम बताना है, विलोम क्या होगा, ठीक है। खाली एम्प्टी का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन है वेकेंट, क्लियर, फुल या ब्लैंक। तो देखिए वैकेंट का मतलब भी खाली होता है, क्लियर का मतलब भी खाली होता है और ब्लैंक का मतलब भी खाली होता है, लेकिन फुल का मतलब होता है भरा हुआ होना, इसलिए खाली का अपोजिट भरा हुआ होना, तो इसलिए एम्प्टी का अपोजिट ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस मतलब आपको अरेंज करना, यह है मिल्क लाइक्स एट द। देखिए आपको सेंटेंस बनाने के लिए बस इस संरचना को याद रखना होगा, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद आता है वर्ब अर्थात क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी अन्य बचा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना होता है, तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कौन है, यहाँ पर मिल्क लाइक कैट द। देखिए द के साथ क्या आएगा, कैट आएगा, तो द कैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता, द कैट, द कैट यहाँ पर कर्ता हो गया, तो द कैट किसमें है पहले, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हमको लाना रहता है वर्ब, क्रिया क्या है यहाँ पर, लाइक्स, लाइक्स यहाँ पर क्रिया है पसंद करना, है ना, लाइक्स यहाँ पर क्रिया है, तो लाइक्स का, उसके बाद जो अदर बचा उसको लिख दिया, तो अदर क्या बचा, मिल्क बचा, है? ये आपको याद रखना है, कैट लाइक्स मिल्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज को आपको देख लेना है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। ऑप्शन में दिया है ए ई आई ओ पी। देखिए, व्यंजन तो 21 है, लेकिन स्वर तो 5 है। हमको स्वर याद कर लेंगे तो व्यंजन इजीली निकल जाएगा। देखिए, ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? स्वर। इनको छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट्स है सारे के सारे व्यंजन हैं। तो देखिए यहाँ पर ई क्या है? ई क्या है? स्वर है। आई क्या है? यहाँ पर स्वर है। ओ क्या है? स्वर है। लेकिन पी क्या है? पर व्यंजन होगा। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पी नहीं है ना। सिर्फ 5 अपनों को स्वर याद रखना है, 21 व्यंजन नहीं। ठीक है, स्वर को हटा दो, व्यंजन अपना मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द यंग वन ऑफ अ डॉग। देखिए, कुत्ते, यंग वन ऑफ अ डॉग मतलब कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में है किटन, पप्पी, कब या। देखिए, कुत्ते के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? पप्पी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। देखिए, यह जानवरों और उनके बच्चों पर आधारित वोकेबुलरी है ना। जैसे कैट, कैट का क्या होता है? बच्चे किटन बोलते हैं, कैट के बच्चों को किटन बोलते हैं। लॉयन या बियर के बच्चों को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। लॉयन कब होता है। वहीं डियर, डियर के बच्चों को क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इजंट ब्लैंक शुगर इन द पॉट। ऑप्शन है मेनी, एनी, अ फ्यू या सेवरल। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार से आपका नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाए, मतलब इजंट मतलब नहीं है, और जो शुगर है, शुगर है ना, तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको क्या रखना है? एनी लगाना है, एनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। जैसे शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब आप गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनको अनकाउंटेबल हो, साथ ही साथ नेगेटिव फॉर्म में आए, उसमें हमको क्या लगाना होता है? एनी लगाना है। तो एनी का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक के फॉर्म, है ना, और साथ ही साथ प्रश्नवाचक में भी इसका प्रयोग। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, क्या है? नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि सेंट है और वहीं शुगर है जो कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगाया जाता है? एनी लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन। देखिए, इस प्रकार से इंग्लिश के 20 प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तीसरे प्रश्न देखते हैं, सामान्य हिंदी, जो कि 20 है। प्रश्न पहला दिया है, जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। अमर, अजर, शाश्वत या अविनाशी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अजर कहते हैं। अजर अमर है बोलते हैं ना। चलिए, अजर का मतलब होता है, देखिए, जर का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। और जो कभी बूढ़ा ना हो, इसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे। और एग्जाम्पल देखता हूँ, शाश्वत दिखते हैं, जो हमेशा बना रहे, ये सदैव शाश्वत है बोलते हैं ना। और फिर देखते हैं अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है आंख में दर्द होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रिय होना या धोखा देना। दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी बोल रहा हूँ, बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रिय होना, आंख का तारा होना। मेरे लिए आंख का तारा है ना। चलिए, देखिए, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मुहावरा लोकोक्ति में क्या अंतर है। ये प्रश्न उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। इस प्रकार आंख की पुतली या तारा हमारे लिए एक बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार इस मुहावरे का प्रयोग बहुत प्यारे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वाक्य का प्रयोग देखें, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता का आंख का तारा थे, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा था। अन्य मिलते जुलते मुहावरे हम देखें तो आंखों में धूल झोंकना, तो बोलते हैं धोखा देना। आंखें दिखाना, इसका मतलब होता है गुस्सा करना। तो देखिए, अगर आपको मुहावरे समझने हैं ना, कौन सा मुहावरे, कौन सा लोकोक्ति, इसका शानदार ट्रिक क्या है? इसमें ना वाले मुहावरे होते हैं। ना, मोस्टली ना बोला जाता है। ना, ना लिखा मतलब मुहावरे हैं। जैसे धूल झोंकना, आना, इस प्रकार से ये मुहावरे। ठीक है, लोकोक्ति का भी मैं बताऊंगा आगे। देखिए, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोला है? नहीं है। ऑप्शन है मेघ, घन, जलद या जलज। देखिए, नहीं है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, बादल का पर्यायवाची मेघ तो है, घन भी है,
जलद, देखिए द दिया है मतलब देना, मैंने पिछले वीडियो में बताया है हिंदी वाले में, द देना है तो बादल पानी देता है, तो इससे ये जलद भी है। लेकिन ज जो जन्म वाला होता है, जन्म वाला क्या है, कमल, तो देखिए जलज किसका है, कमल का है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी, मेरी क्लास में देखी होगी, तो इसका आंसर इजिली देंगे। ठीक है, तो देखिए बादल के पर्यायवाची हमने क्या क्या देखा, मेघ, घन, जलद, बारिद, जो भी द वाले हैं मतलब देना, ये इसमें है। ये अंत में द या धर, धर भी मैंने बताया था, है ना, तो ये क्या है, बादल है। वहीं जलज, ज जिसमें ज आता है, ज मतलब जन्म लेना, ये क्या है, कमल के लिए है। कमल के और पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, है ना, अरविंद आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी क्या है, कमल के हैं। ये ट्रिक मैंने बता रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद अगर हम करें, ये बनेगा पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, ये बना, संधि विच्छेद कीजिए, मतलब ये क्या बना, अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, तो अ और आ मिलाकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ, ये क्या कहते हैं, इसे हैं दीर्घ स्वर संधि, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता रखा है। हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखें इससे पहले, जरूर जाकर देखिए। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर संधि में अगर आ ई उ में आ का क्या हो जाता है, आ, ई का क्या हो जाता है, ई, बड़ी का क्या हो जाएगा, प्रकार से बड़ी की मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पुस्तक का अंतिम अ, ये सब तो मैंने बता दिया है। अब देखिए अन्य उदाहरण, विद्यालय, विद्या को हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, विद्याधनालय, ये संधि विच्छेद भी प्रश्न आता है ना। हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमधनालय, रविंद्र क्या क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए कूट आधारित प्रश्न आ गए, कूट आधारित प्रश्न क्योंकि पूछे जा रहे हैं। देखिए आदर का क्या होता है, निरादर, देखिए यहाँ पर आदर का निरादर, इसका मतलब आपने क्या समझा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। फिर देखिए उन्नति, उन्नति का अवनति लिख दिया, क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा दिया लाभ का फायदा, देखिए लाभ मतलब ही क्या है, फायदा है, ये तो समानार्थी दे दिया, मतलब ये जो है अन्य से अलग है। ठीक उसी प्रकार से आशा का क्या है, निराशा, देखिए ये बाकी तीन, आदर का निरादर, उन्नति का अवनति और आशा का निराशा, ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 लाभ का फायदा, ये क्या है, एक दूसरे से समानार्थी है, इसलिए ये जो है अन्य तीन से अलग है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल करेक्ट होगा। देखिए आप पॉज कीजिए मेरे वीडियो को और तुरंत कमेंट करके इसका आंसर दीजिए ना, ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी। चलिए एक देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बार बार मैंने बताया है। ऑप्शन में देखिए आशीर्वाद को विभिन्न तरह से लिखा गया है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुछ जो रेफ है ना, रेफ ये व में लगा होता है, कैसे लगना है मैंने बता रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए आशीर्वाद को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो आशीर धनवाद होता है। ठीक है, और यही यहाँ पर विसर्ग संधि पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि आशीर्वाद में कौन सा संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें वर्ग जो है आर है ना, आर में बदल जाता है और अगले वर्ण के ऊपर होता है, अगले वर्ण। देखिए आशीर्वाद बोल रहे हैं तो सर से बोलते हुए जा रहे हैं और व में रुक रहे हैं, तो व में हमारा क्या लगेगा, रैफ लगेगा। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है, तो दो आधा ज लगा रहता है उज्ज्वल में, ये आपको याद रखना है। कवयित्री बार बार पूछा जाता है, ऐसा ही में आया था, तो कवयित्री ये इंपॉर्टेंट है। वहीं श्रृंगार आपको इस प्रकार से भी याद रखना। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है। ऑप्शन में दिया है ए लड़कियां, बी लड़कियां, या सी लड़कियां, डी लड़कियां। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोस्टली लोग गलती करेंगे, क्या, लड़की शब्द का बहुवचन यहाँ पर लड़कियां मार के आएंगे, जबकि यहाँ पर क्या हो जाती है, जब भी बहुवचन बनाते हैं ना तो ये मात्रा पलट जाती है, क्या हो जाएगी, लड़कियां, ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा आती है उनका बहुवचन बनाते समय क्या कर देते हैं, बड़ी को छोटी में बदल देते हैं और अंत में या जोड़ दिया जाए। जैसे नदी, देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है,
अब जब बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा आ गई और नदियाँ बन गई। ठीक उसी प्रकार गाड़ी में बड़ी ई की मात्रा है, अब ये क्या बन गई, छोटी ई की मात्रा। रोटी में बड़ी ई की मात्रा है, अब क्या बन गई, छोटी ई की मात्रा। मोस्टली इंपॉर्टेंट रखना है, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिखी गई वहाँ पर छोटी ई की मात्रा आपको लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास है, प्रतिदिन लिखा है, तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास या द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन आपको दिखा, इसका मतलब देखिए जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखे, जैसे प्रति, यथा, बे, बे, है ना, बे, इस प्रकार से आपको उपसर्ग दिखे तो ये ट्रिक है ना, उपसर्ग दिखे तो यहाँ पर आपको क्या मानना है, सीधा का सीधा अवयवी भाव सम, अवयवी भाव संपद प्रधान होता है। ठीक है, तो जहां पर भी उपसर्ग वाले आपको चीजें दिखे वहां पर भाव समास, ये आपको याद रखना। प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग है, ठीक है, इसे आपको याद रखना। चलिए देखिए, अविभाव समास की पहचान है, इसका पहला पद अर्थात पूर्व पद एक अवयव, जैसे कि प्रति, यथा, आ, भर, बे, इस प्रकार से दिखे, आपको क्या मानना है, सीधा अवयवी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल है अवयवी भाव समास का, यथाशक्ति, तो देखिए यथा दिख गया शक्ति के अनुसार। आमरण, तो देखिए आ दिख गया ना हमको, आ क्या है, उपसर्ग है। वही भर पेट, तो भर भी क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है। तो ये जो उपसर्ग का पूरा सारणी दे दूंगा आपको मैराथन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नास्तिक शब्द का क्या अर्थ है। नास्तिक, देखिए ऑप्शन है जो पूजा पाठ करता हो, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, जो मूर्ति पूजा का विरोध करे, या जो बहुत ज्ञान। देखिए नास्तिक शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करे, ऐसा कुछ है, जो ईश्वर को नहीं मानता है सीधा, वो क्या है। देखिए ना, देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा, आस्तिक, है तो आपको पता है जो ईश्वर को मानता है, तो याद रखना है। अब देखिए पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पगड़ी पहनना, पगड़ी खरीदना, अपमानित करना, या बढ़ूं तो खुश। तो दोस्तों पगड़ी उछालना का इसका मुंह जो अर्थ है ना, ये होता है अपमानित। नंबर ने मेरी पगड़ी उछाल दी ऐसा करके, मतलब अपमानित। ठीक है, चलिए देखिए पुराने समय में पगड़ी मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक जाती थी, इसलिए पगड़ी उछालना का लाक्षणिक अर्थ किसी को इज्जत करना या फिर अपमानित। हाँ तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है। देखिए संज्ञा से क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। देखिए गाय नाम से स्पष्ट है कि ये किसी पशु जाति का बोध करा रही है। अगर हम स्पेशल किसी गाय के प्रकार का नाम ले, जैसे कामधेनु गाय, जर्सी गाय, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन गाय सिर्फ एक जाति है तो जातिवाचक संज्ञा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है चलिए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, ये क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जो गाय है ना, ये सभी गायों का एक साथ बोध करा रही है। अब देखिए अन्य संज्ञाओं के उदाहरण देखते हैं। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब देखिए यहाँ पर आया कामधेनु गाय, तो देखिए गाय का नाम आया, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि कामधेनु गाय, जो कि गाय का एक प्रकार है। मतलब अगर हम कामधेनु गाय बोले तो आप सीधा समझ जाएंगे कि ये इस प्रकार की गाय है। जर्सी गाय बोले तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार की गाय है, लेकिन सिर्फ गाय बोलूं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये किस गाय की बात की जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष हम बताते हैं, जैसे भारत है, गंगा है, राम है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष या भाव या अवस्था का बोध कराया जाता है, जैसे बचपन, मिठास, क्रोध। ठीक है, फिर देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, नाम से स्पष्ट है, समूह का बोध कराएगी या समुदाय का बोध कराएगी, तो ये समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, सेना, भीड़ इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर। चतुर शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन में है ज्ञानी, बुद्धिमान, मूर्ख या चालाक। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञानी, बुद्धिमान, चालाक, ये चतुर के समानार्थी के जैसे हैं, लेकिन जो अपोजिट है, विलोम होगा, वो ऑप्शन नंबर सी मूर्ख होगा। ठीक है, चतुर का मूर्ख जो है अपोजिट होगा। चलिए आगे देखते हैं, पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पराधीन ऑप्शन है प, पर, परा या अधीन। तो देखिए इसको आपको अलग करके देखना है, पर धन अधीन, तो पर आपको क्या मिल जाएगा, उपसर्ग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? पर। उपसर्ग आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो है ये शब्द के बाद में लगते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने बताया था उपसर्ग पहले लगते हैं। पराधीन का संधि विच्छेद भी मैंने बताया, परधन अधीन, जिसका अर्थ होता है जो दूसरों के अधीन में रहता। ठीक है, अब देखिए अग्नि का तद्भव रूप क्या है। देखिए तत्सम और तद्भव रूप के बारे में मैंने बताया है। तत्सम रूप जिसका हम संस्कृत में ज्यों का त्यों यूज करते हैं, तद्भव उसका हम क्या कर देते हैं हिंदी में अपने अनुसार परिवर्तन। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आग, अगीन, ज्वाला या अग। तो अग्नि को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसको बोलने के लिए, जैसे दुग्ध को हम क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं, है ना। चलिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं मैंने बताया, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के वैसे यूज किए जाते। जैसे अग्नि को हम आग को हम अग्नि, तत्सम रूप अग्नि है उसका, है ना। दुग्ध है, हस्त है, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। अब यही इसी का तद्भव अगर हम देखें तो इस अग्नि का हो जाएगा आग, दुग्ध का हो जाएगा दूध, और हस्त का हो जाएगा हाथ। इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस सेट में तो सारी चीजें करा रखी हैं। ठीक है, चलिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ऑप्शन, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो सिंपल से यहाँ पर से गा गे गी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो अभी भविष्य में जाने वाला है। जाहिर सी बात है कौन सा काल होगा? ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल होगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे जाऊंगा क्रिया से पता चल रहा है कि ये भविष्य में होगा। अन्य कालों के उदाहरण देखूं तो वर्तमान काल में मैं बोलूंगा मैं दिल्ली जाता हूं, वही भूतकाल में मैं दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, नीलगाय शब्द में तो देखिए ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए ये बहुत ही शानदार एक ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर भी आपको ये दिखाई दे कि कहीं पर तारीफ हो रही है किसी की, ठीक है, जहां पर विशेषता बताई जा रही है, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए यहां पर गाय नील, तो नील गाय, नीले ही है जो गाय, तो यहाँ पर गाय की विशेषता है, नीले रंग की है वो, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास होगा। आगे मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए कर्मधारय समास में जिस समास का एक पद विशेषण हो, है ना, जो गुण बताता हो, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा, इसके बारे में हम गुण बता रहे हैं, है ना। तो जैसे इसे विग्रह करेंगे तो नीली है जो गाय, मतलब गाय के रंग को बता रहे हैं, गाय की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नील जो है विशेषण है और गाय जो है विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि यह मुहावरा है, लोकोक्ति है, पहेलिया, वाक्यांश है। मोस्टली लोग गलत करते हैं, होता तो ये बहुत ही आसान है लेकिन मोस्टली लोग इसे गलत करते हैं। देखिए पहली तो ये लग नहीं रहा, वहीं वाक्यांश भी ये नहीं लग रहा, ये लग रहा है मुहावरा और लोकोक्ति। अब दोनों में से क्या डिफरेंस? देखिए मुहावरा और लोकोक्ति से मैंने क्या बताया कि अगर आपको इसको पहचानना है ना, तो जो ना वाला है, ना वाला शब्द, वो सभी क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं मोस्टली, और जो ना नहीं है जिसमें, वो लोकोक्ति होते हैं। ये बस ट्रिक है समझने की। ठीक है, आगे मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीधा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, लोकोक्ति होगी। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति को और हम कहते हैं कहावत। अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है जो लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है, लेकिन नाम से स्पष्ट है, लोक उक्ति, लोक धन उक्ति, मतलब लोक जीवन द्वारा कही गई बात। ठीक है, तो लोगों के लोक जीवन के अनुभव पर आधारित होती है लोकोक्ति। वहीं मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है और वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए आपको अगर मुहावरा और लोकोक्ति में से अर्थ डिफरेंस करना समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में ना आता है, ना। ठीक है, 9 2 11 होना, तो होना आया, इसका मतलब क्या है? सीधा मुहावरा। ठीक है, ईद का चांद होना। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मुहावरे हैं, तो ना लास्ट में आता है, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए टाइम इतना नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा डील नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कम टाइम है आपके पास और मेरे पास भी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ। अब देखिए मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन है मीत, मित्रता, मैत्री या मित्रगण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मित्र का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मित्रता, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण या अवस्था का नाम होती है ना, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसे बनने वाला भाव क्या है? मित्रता। ठीक है, जैसे शत्रु से क्या बनेगा? शत्रुता। बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। बच्चा से हो जाएगा बचपन। ये सभी भाववाचक संज्ञा। देखिए, जब इसकी मैराथन क्लास मैं लाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट पे यस लिखेगा। मैराथन क्लास लाऊंगा तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो इंग्लिश की आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? देखिए, इतनी बार मैंने करा रखा है ना, चाहे छत्तीसगढ़ी में हो, चाहे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे अब हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हो, मैंने इस चीज़ को करा रखा है। पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर कारक आपको बताना है। तो देखिए, से आया, लेकिन करण से भी आता है, अपादान से भी आता है। तो यहाँ पर पेड़ से फल गिरने की बात हो रही है, मतलब पेड़ से फल अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये बार बार मैंने बताया। तो देखिए, जब से का प्रयोग अलग होने या डरने या तुलना करने या निकलने के भाव में होता है, तो यहाँ पर क्या कहा? अपादान कारक होता है। ये मैंने बार बार कहा है। यहाँ फल पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। करण कारक में भी से यूज होता है, लेकिन वहाँ इसका अर्थ साधन के द्वारा होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, मतलब कलम की सहायता से लिख रहा है। अगर मैं कलम का ढक्कन को फेंक रहा हूँ इधर, वो क्या है? अपादान कारक हो। ठीक है, कलम का ढक्कन पेन से अलग हो रहा है, इसका मतलब अपादान कारक है। से का यूज तो तब भी हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, छ त्र ग्र ज्ञ, ये कौन से व्यंजन है? बहुत ही शानदार। ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, जो छ त्र और ज्ञ है, ये आपके आएंगे ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसके बारे में जानकारी। देखिए, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे छ किससे किससे मिलकर बना है? क धन श, क व्यंजन है। ठीक है, श व्यंजन है। त्र किससे बना है? त धन र से। ज्ञ किससे बना है? ज धन इ से। त्र किससे बना है? स धन र से। तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सा किससे किससे मिलकर बना। ठीक है, ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, छ त्र ग्र और ये इनकी संख्या 4 है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब गणित में आते हैं हम। गणित के 20 प्रश्न हम देखेंगे, 20 अंकों के। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुपात से 1200 की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटा गया, तो एक्स को कितनी राशि मिली? देखिए, चलिए मानते हैं हम ए को और बी को। ए को मिलती है 2x की राशि, है ना, हम x मान लेते हैं, और b को मिलती है 3x की राशि। अब देखिए, दोनों को मिलाकर 1200 की राशि मिलती है, इन्हीं को तो बांटना है। तो दोनों को मिलाकर कितनी राशि मिली? दोनों को हमको प्लस कर देना है। चलिए भाई, जोड़ दीजिए, 2x धन 3x। दोनों को मिलाकर कितनी की राशि मिली? 1200 की राशि मिली, है ना। अब देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1200। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 को नीचे ले आइए, 1200 बटा 5 काटिए भाई, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और फिर 20 हो गया, 5 चौक 20 x। ये आ गया हमारा x बराबर 240। ठीक है, तो x का मान 240 आया। अब हमको क्या निकालना है? b को कितनी राशि मिली? तो b को कितनी राशि मिली भैया? b को मिली है 3x। तो b को राशि मिली कितना है? 3x। तो भैया 3x का मान रखिए 3, x का मान हमने कितना निकाला? 240। चलिए गुणा कर दीजिए, 3 शून्यम चिन्ह, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 720। 720 रुपए की राशि यहाँ पर आपको बी को मिले। ठीक है, तो देखिए, ये जो है लंबा ट्रिक हो जाएगा, है ना। इसके शॉर्ट में मैं और बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, इतना लंबा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एक और मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, वो जो चॉकलेट वाला मेथड है, अगर आपने प्रैक्टिस में देखा होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया है ए को कितना मिला है? 2, बी को मिला है 3। ये अनुपात में है ना। मतलब कुल कितना मिला है? इसको x ना मानकर कुल कितना मिला है? अनुपातिक 5 की वैल्यू, अनुपातिक 5 की वैल्यू कितना है? 1200 है। ये कुल है ना, यही तो कुल है। तो हमको क्या निकालना है? b को कितनी राशि मिली? b को कितना मिल रहा था? अनुपातिक 3 मिल रहा था, तो सीधा अनुपातिक 3 का मान यहाँ पर से मैं निकाल सकता था। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1200 बटा जो ये था ये नीचे आ जाएगा, और जिसका निकालना था वो गुणा। ठीक है,
ये चीज़ें उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने मेरी प्रैक्टिस सेट को देखा होगा। ठीक है, चलिए फिर आ जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और शून्य। देखिए 240 गुणा 3 कीजिए तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 720। देखिए इतना लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जिनको बेसिक से समझना है बेसिक से समझिए, जिनको शॉर्ट में समझना है शॉर्ट में समझिए। मैं दोनों लोगों के लिए यहाँ पर ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु 400 में खरीद कर 480 में बेची गई तो लाभ का प्रतिशत कितना है? बहुत ही शानदार। देखिए आपको लाभ प्रतिशत मैंने बता रखा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, वहीं हानि प्रतिशत क्या हो जाता, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, चलिए बताइए 400 रुपये में खरीदा और 480 रुपये में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ? देखिए 400 रुपये में खरीदा और 480 में बेच दिया तो 80 रुपये का तो लाभ हो रहा है भैया, है ना। तो देखिए 80 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए क्रय मूल्य कितना था, खरीदा कितने में था 400, तो 400 हमारा नीचे आ जाएगा गुणा 100, बस यही था। देखिए ऊपर में लाभ आया, नीचे में जो क्रय मूल्य था वो आया, गुणा 100 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई ये 1 शून्य इधर से कटा, 1 शून्य इधर से कटा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और शून्य। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20% क्या हुआ, लाभ हुआ रे भैया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? बहुत ही शानदार। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत 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 बराबर होता है योग बटा संख्या। ठीक है, ये होता है कि नहीं, योग बटा संख्या, ऑब्वियसली होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। चलिए अब योग बराबर क्या हो जाएगा यहीं पर से, तो योग बराबर संख्या इधर जाके इससे गुणा हो जाएगा औसत से, तो ये हो जाएगा औसत गुणा संख्या। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये कैसे आया मैंने बता दिया, योग बराबर औसत इंटू संख्या, ये आ जाता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो बताइए इनका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा क्या, संख्या इंटू औसत। देखिए औसत इंटू संख्या वही तो हुई, औसत कितनी है 18 इंटू संख्या कितनी है 5, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, ये हो गया भाई। ठीक है, अब बोला जाता है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, तो चलिए फिर से नया योग निकालना है। ठीक है, फिर से नया योग। अब देखिए एक संख्या हटा दी जाए तो बढ़िया, बताइए पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या हटा दोगे तो कितनी संख्या बची, जाहिर सी बात है 4 संख्या बची, गुणा, तो औसत 16 हो जाता है। देखिए पहले औसत 18 था, अब औसत 16 हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 16, योग निकालिए भैया, 16 चौक कितना होगा, 6 चौक 24, 4 2, 4 एक कम 4 और 2 64। ठीक है, तो देखिए जब 5 संख्याओं का औसत 18 था तो योग आया 90, अब उनमें से एक संख्या हटा दी गई तो औसत भी कम हो गया 16 हो गया, तो नया योग कितना आ गया 64। अब हटाई गई संख्या कौन सी है ये आपको निकालना है। तो देखिए भैया अगर जो कमी हुई है इन दोनों में से अगर मैं घटा दूं तो वही तो वो संख्या होगी, क्योंकि यहीं पर से तो जो संख्या है हटाने पर ये संख्या 90 से 64 हो गई, तो दोनों को घटा दो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए 90 माइनस 64 कीजिए, 90 ऋण 64, तो करिए भैया कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 26 हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बस आपको योग पता होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ये मैंने वर्ग ले लिया, अब इसका परिमाप दिया है 60 मीटर, तो देखिए मैंने बताया था इसकी भुजाएं अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। ठीक है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, मतलब परिमाप यहाँ पर दिया गया है, परिमाप दिया गया है 60, वर्ग का परिमाप, सॉरी ये मैंने लिख दिया, ये क्या होती है
60, ठीक है 60। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र होता है चारों को जोड़ दो, तो 4a बराबर यहाँ पर दिया है पहले से 60। a बराबर क्या हो जाएगा, 60/4। चलिए काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो a का मान कितना आ गया 15, मतलब एक भुजा का मान कितना आ गया 15, तो सभी भुजाएं 15-15 होंगी, ठीक है। अब बोला है इसका क्षेत्रफल, तो भैया बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया है, क्षेत्रफल क्या होता है, a का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग, तो सीधा भुजा का वर्ग, या फिर भुजा मैंने माना है a, तो a का वर्ग यहाँ पर रखना है, तो सीधा 15 का वर्ग हो जाएगा, 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 हमारा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक किताब का अंकित मूल्य 500 है, यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको बस समझना है, अपने आप को दुकानदार या फिर लेनदार के रूप में समझिए, ठीक है। तो देखिए एक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो देखिए MRP यही तो अंकित मूल्य होता है, MRP 500 रुपये दिया गया है। अब दुकानदार बोलता है कि भैया तुम आए हो, मैं तुमको 20% की छूट दूंगा, इसका मतलब 500 रुपये से 20% का आप छूट निकाल दीजिए। 20% कैसे निकालेंगे, 20/100 करेंगे, निकल जाएगा। तो देखिए निकालेंगे 100 0 0 कटा, 5 दूनी 10, मतलब 100 रुपये का हमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, ठीक है, छूट मिलेगा। इसका मतलब 500 रुपये का प्राइस है और 100 रुपये का छूट मिलेगा, तो वो कितने में बेचा होगा। देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 500 रुपये का प्राइस था और 100 रुपये का छूट हमको मिल गया, मतलब दुकानदार हमको कितने रुपए में देगा उसको, जाहिर सी बात है 400 रुपये में उस पुस्तक को हमको देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गणित को बस अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए ना। एक दुकानदार के पास गए, 500 रुपये का किस पुस्तक ऐसे दिखाता है, ये भैया 500 रुपये का है और मैं दूंगा आपको 20% का छूट, इसका मतलब 500 का 20% निकाल दो भैया, कितना आया 100 रुपया, मतलब हम 100 रुपया उसको कम देंगे, तो 500 रुपये में से 100 रुपया माइनस किए, 400 रुपया हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, 100 मीटर लंबे एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न है, तो मैंने बताया था चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये होता है। तो यहाँ पर हमको समय निकालना है, बाकी दो चीजें दी गई हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को इधर लाओ, चाल को इधर ले आओ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है, हो जाएगा। समय ही तो निकालना है हमको, तो चलिए भैया मान रखिए, तो दूरी हमको कितनी दी गई है 100 मीटर, तो देखिए 100 मीटर में दी गई है, मीटर में, ठीक है, बटा यहाँ पर चाल कितना दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये चाल है, ये दूरी है d, ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 हमने लिखा, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ऊपर वाला तो मीटर में है, तो देखिए या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में रखो या तो दोनों को मीटर प्रति सेकंड में रखो, ऐसा रखना होता है हमको। तो हम क्या करेंगे, 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो चलिए भैया एक शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज को किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको गुणा करना होगा 5/18 से, इस बात को याद रख लेना। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो सिर्फ गुणा कर देना है आपको 5/18। ठीक है, उसका उल्टा यदि आपको मीटर पर सेकंड में दिया है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है ना, तो सिर्फ उल्टा से आपको गुणा करना है 18/5 से, ठीक है। तो ये याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और वहीं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से करेंगे। तो चलिए भैया 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 18 × 18, 18 चौक 72, फिर 5 चौक 20, तो 100 बटा कितना आया 30, ठीक है। ये आएगा, कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 10, तो 5 सेकेंड हमारा उत्तर आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा 5 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखिए कूट आधारित प्रश्न अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। दिया है समबाहु पहला दिया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तीसरा है a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री, और तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180, है ना। सभी 60 डिग्री का होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। पहला तो सही है। दूसरा बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। क्या 1 है? नहीं, मोस्टली लोग गलत करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, बल्कि क्या है 2 है। मैंने बार बार बताया है क्या कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो वो भी क्या हो जाएगा 2 ही होगा, क्योंकि ये सम भी तो है, अभाज्य होने के साथ साथ ये सम संख्या भी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये गलत होगा। दूसरा में देखते हैं a धन b का वर्ग का सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम एंड वर्क से। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में क्या होगा? बहुत ही शानदार। देखिए मैं एक तो शानदार ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखिए यहाँ पर दिया है ए एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में काम करता है, तो 10 लिख दिया मैंने। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में काम करता है, तो 15 दिन में कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए मतलब ये समझ रहे हैं आप ए हैं मैं बी हूं, ठीक है। आप किसी काम को 10 टाइम में करते हैं, 10 गुना देरी से करते हैं, और मैं करता हूं 15 गुना तेजी से। इस प्रकार से करता हूं, ये मेरी क्षमता है। ठीक है, अब आपको कितना कार्य करना है सबसे पहले ये निकालना होगा। तो कितना कार्य करना है इसको निकालना होगा। तो आपको क्या निकालना होगा? इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए किसका? 10 और 15 का। 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो भैया कितना हो जाएगा? 5 से दे देते हैं सीधा, 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, फिर 2 और 3, 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3। ठीक है, 1 कम 3, 5 दूनी 10, 10 या 30 इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। 30 इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया, इसका मतलब आपको 30 कार्य करना है। 30 कार्य क्या है? करना है, 30 यूनिट काम करना है। तो चलिए भैया क्या है क्या है, इसको अगर हम और काट भी सकते हैं क्या? ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 5 तिया 15। मतलब ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। तो बोला गया है यदि दोनों मिलकर काम करे तो एक काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए भैया मिलकर काम करे तो ए धन बी साथ में काम करेंगे। कितना काम करेंगे भैया? 2 और 3, है ना। तो 2 धन 3 काम करेंगे, मतलब 5 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो देखिए 30 काम को करना है तो आपको कितना दिन लगेगा। तो चलिए भैया 30 काम को करना है, दोनों मिल के कर रहे हैं, मतलब 5। तो कितना दिन लगेगा? 5 1 कम 5, 5 छक्का 6 दिन हमको लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बस आपको क्या करना था, यहाँ पर इन दोनों को अनुपात में ले लेना था। 2:3 इनका कार्य क्षमता है, और एलसीएम निकाल के इन दोनों का कार्य का यूनिट मिल जाता कि उनको कितना काम करना होगा। तो बस आपस में जोड़कर इसको भाग दे देना है, आपका दिन निकल जाएगा। इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धन, इसको आपको याद रखना है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन ए का सूत्र होता है, ए को मिश्र धन से दर्शाते हैं। मूलधन मतलब पी, धन ब्याज कितना होता है, ठीक है, साधारण ब्याज में बोला है तो ऐसा ही निकालेंगे। तो यही हमारा मिश्र धन होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको निकालना है ब्याज, निकालना है भैया। मूलधन तो दिया हुआ है, ब्याज मतलब निकालना है PRT अपॉन 100, ये SI का सूत्र होता है। तो P का मान कितना दिया है? मूलधन दिया है यहाँ पर 2000, दर दिया है यहाँ पर R बराबर 5%, समय दिया है यहाँ पर T बराबर 2 वर्ष। तो चलिए रखिए, तो 2000 गुणे दर का मान 5 गुणे T का मान 2, चलिए बटा क्या हो जाएगा 100। तो ये कटा 0 0, ये कटा 0 0,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और गुणित 2 बराबर 200। तो देखिए ब्याज कितना मिला उसको, 200 रुपये, 200 रुपये का ब्याज मिला। तो चलिए भाई मिश्र धन क्या होगा, ए बराबर यहाँ पर मान रख दीजिए, पी का मान कितना है, मूलधन कितना है 2000 रुपये और ब्याज हमको मिल रहा है 200 रुपये का, 200 रुपये। तो कितना मिला हमको, 2200 रुपये लास्ट में हमको मिल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर सूत्र दिया गया है। तो देखिए पहले दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने क्या बताया, भुजा का वर्ग या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ए का वर्ग। भुजा को ए से दर्शाते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा ए का। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुणित लंबाई एल और धन चौड़ाई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर। वहीं घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, जिसे लिख सकते हैं ए का। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप करेंट ऑप्शन मुझे कमेंट करके दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, यदि उनमें से 2/5 छात्र लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए एक कक्षा में 40 छात्र हैं, देखिए 40 छात्र यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब बोला है उनमें से 2/5 छात्र लड़कियां हैं, तो चलिए भैया लड़कियां को संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए 2/5 क्या है, लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा 5 1 5 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ पर क्या है, लड़कियां हमको मिल गई। 16 अगर लड़कियां मिल गई तो बताइए यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 40 में से 16 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या घटा को निकल जाएगी। देखिए 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 24 हमारे लड़के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋण 5 धन ऋण 10 ऋण 3 का मान क्या होगा। तो इसको समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि देखिए धन और धन का गुणा क्या होता है, हमेशा धन होता है। ऋण और धन का गुणा हमेशा क्या हो जाएगा, ऋण होगा। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण होगा। ठीक है, और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन होता है। तो देखिए धन और धन का क्या हो जाएगा, धन ही होगा। ऋण और धन, देखिए ऋण और धन में से हमेशा कौन जीतेगा, ऋण वाला ही जीतेगा। ठीक है, तो ऋण वाला ही हमेशा जीतेगा। तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण। चाहे धन और ऋण का गुणा करो वो भी ऋण होगा। लेकिन जब ऋण और ऋण दोनों की शक्तियां तो समान है, ऋण और ऋण आपस में जब क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, दोनों मारपीट होगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों में धन हो जाएगा। मतलब आपस में एक दूसरे की ओर मुड़ जाएंगे। देखिए एक ऋण इस प्रकार से मुड़ जाएगा, एक ऋण इस प्रकार से मुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, धन बन गया। तो ऋण और ऋण का धन आपको याद रखना है। तो चलिए सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है ऋण 5। अब देखिए कोष्टक को खोलिए, इधर धन है इधर ऋण है, तो धन और ऋण का मैंने क्या बताया, धन और ऋण का ऋण होगा, तो ऋण यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। अब फिर कोष्टक खोलिए तो ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का धन, ये धन 3। ठीक है, चलिए अब ऋण 5 और ऋण 10 को आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऋण 5 है और ऋण 10 है, तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का धन, मतलब दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो धन ऋण 5 और ऋण 10 क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। देखिए 5 और 10 में बड़ी संख्या कौन सी है, ऋण 10, तो 10 में कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर धन 3 है। ठीक है, अब बताइए ऋण और धन का क्या होता है, ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए आपको कौन सा चिन्ह लगाना है जिसमें बड़ी संख्या में जो चिन्ह है। तो देखिए 15 और 3 में बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो यहाँ पर भी क्या याद कराएगा, ऋण का। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 घंटे क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती थी तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब भी आपको एक साथ बजने वाला कुछ भी क्वेश्चन आए, आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकाल देना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए यहाँ पर समय दिया गया है कौन कौन सा, 12, 15 और 20 मिनट का, इसका एलसीएम आपको निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए भैया सबसे पहले देते हैं 2 से, 2 छक्का 12, ये 15 नहीं जाएगा,
फिर ये जाएगा 2 से, 2 एक कम 2 और 0, ठीक है। फिर ये चले जाएगा 2 से, तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 15, ये जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। फिर जाएगा ये 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 पंचे 15 और 5 वैसे का वैसा। फिर ये जाएगा 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, पूरे की तरफ चले गया। कितना आया एलसीएम? चलिए भाई गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, चलिए गुणा कर दीजिए। 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 इसका एलसीएम आएगा। तो 60 मिनट इसका एलसीएम आएगा। इसका मतलब वे 60 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 बजे एक साथ बजी थी, 8 बजे एक साथ बजी थी, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा ही होता है। तो देखिए 8 बजे एक साथ बजी थी, तो इसके 1 घंटे बाद वो क्या है, फिर से एक साथ बजेगी। तो 1 घंटा जोड़ दो, तो 8 बजे में 1 घंटा जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 बजे। तो 9 बजे हमारा आंसर होगा। 9 बजे वे लोग फिर से एक साथ बजेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुबह 9 बजे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके फर्श पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने का खर्च क्या आएगा? बहुत ही शानदार। तो देखिए एक आयताकार कमरा है, ठीक है। इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई L बराबर कितना दिया है? 15 मीटर। चौड़ाई दी गई है B बराबर 10 मीटर, ठीक है। लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को हम B से दर्शाते हैं। तो देखिए दोनों की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इसके फर्श पर 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाना है। अब देखिए आपको जब किसी कमरे में टाइल लगाना है तो क्या कोने कोने में लगाओगे? नहीं ना, पूरे कमरे में फैलाओगे, पूरे कमरे में लगाओगे। इसका मतलब पूरे कमरे का हमको क्या चाहिए होगा? क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो हमको बस क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए भैया, तो क्षेत्रफल क्या है? ये आयत है, आयताकार कमरा है ना, तो आयत का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चलिए भैया कर दीजिए 15 गुणित 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150, 150 मीटर वर्ग स्क्वायर, है ना। ये इस पे क्या है? ये इसका क्षेत्रफल आया। मतलब 150 मीटर में आपको क्या लगाना है? तो टाइल्स लगाना है। तो देखिए प्रति वर्ग मीटर में आपको कितना लग रहा है? 20 रुपया। तो 150 वर्ग मीटर में आपको कितना लगेगा? तो देखिए खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, देखिए 1 वर्ग मीटर में 20 रुपया का खर्च लग रहा है, तो 150 में कितना लगेगा? तो 150 गुणा 20 कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 15 दूनी 30। मतलब क्या है? 3000 रुपये का खर्च हमको लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, यदि इसमें एक वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो अब जनसंख्या कितनी है? बहुत ही शानदार। देखिए 10,000 की जनसंख्या थी, 10,000 की जनसंख्या थी। अब इसमें एक वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तो देखिए जब भी वृद्धि और कमी होती है, तो देखिए 100% में वृद्धि या कमी होती है, मैंने बताया था। अगर नहीं बताया था तो बोलना। मैंने बोला था जब भी वृद्धि करोगे तो 100% में करोगे, कमी करोगे तो 100% में करोगे। देखिए एक वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नई जनसंख्या आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है? 100 में से 10% आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? अब 110%। तो 110% निकाल देना है इसका। तो 110% बटा 100, ठीक है। 110% मैंने निकाला, तो 110 बटा 100 हमारा नई जनसंख्या आ जाएगी। तो ये शून्य और शून्य, ये शून्य और शून्य कटा, 11 एकम 11, तो 11 हो जाएगा। और कितना शून्य? 3 शून्य हमारा हो जाएगा। तो 1100 क्या है? वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए अगर आपने मेरी प्रैक्टिस सेट देखी होगी ना, चुटकियों मनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, तो इसका आंसर आप देंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। यदि किसी संख्या का 40% 120 है, तो उस संख्या का 60% कितना है? चलिए माना कोई संख्या क्या है? x है। अब बोला है इस संख्या का 40% कितना है? 120। पहले इतने को सॉल्व कीजिए। तो देखिए x गुणा ये क्या हो जाएगा? 40 बटा 100 बराबर 120। तो x का मान चाहिए, तो x को वहीं का वहीं ना लिख दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा 120 से हो जाएगा। 120 गुणा 100 और फिर 40 नीचे आ जाएगा, तो ये बटा में 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस संख्या का 60% कितना होगा? अब देखिए x का मान इतना आ गया, तो इसका 60% कितना होगा आपको निकालना। तो इसका 60% निकाल दीजिए, तो 60 बटा
ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना था। तो देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, ये शून्य कट गया, ये जाएगा 4 एकम 4 और ये जाएगा 4 तिया 12। तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, तो 180 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन दिया है एक संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए माना वह संख्या क्या है, x है। अब बोला जा रहा है इस संख्या के 2 गुने में, मतलब इस x के 2 गुने में, इस x के 2 गुने में, तो क्या हो जाएगा ये 2x, क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। जब इसमें हम 5 जोड़ते हैं ना तो क्या प्राप्त होता है, हमको 25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई 2x, पक्षांतर कर देंगे तो 5 इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 5, तो 25 ऋण 5 हो जाएगा, तो ये चले जाएगा 20। x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 शून्य। x का मान कितना आ गया, तो ये संख्या कौन सी थी, 10 थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो आपको क्या रख देना है, देखिए a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, ठीक है, वैसे का वैसे रखिए। अब जो b अनुपात c दिया है 3:4, उसको 3:4 को यहां से शुरू करिए, 3:4। ठीक है, अब देखिए जो जो जगह खाली है वहां पर देखिए इसके बाद में जगह खाली है, तो देखिए इससे पहले क्या थी, खाली स्थान के जगह में क्या के पहले क्या था 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, और वहीं इस खाली स्थान के पहले क्या था 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। मतलब जहां पर खाली स्थान दिखा उसके पहली वाली संख्या को आपको भर देना है। ठीक है, चलिए भाई आप गुणा कर दीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, अनुपात 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा 3 दूनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6:9:12। अब देखिए ये सभी a अनुपात, ये जो है a अनुपात b अनुपात c का मान निकला। मतलब यहाँ पर a का मान है 6, b का मान है 9 और c का मान है 12। तो हमको a अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात c का मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 12। ठीक है, चलिए भैया ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 1/2 बराबर 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान सबसे अधिक है, बस आपको परसेंट निकालना है और आंसर देना है। तो मोस्टली लोग इसका आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ इतनी ही नहीं, बहुत ही हो गई। थोड़ा स्पीड से मैं गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे और मैंने प्रैक्टिस सेट में तो बहुत स्लो से इसे करा रखा है, इसलिए प्रैक्टिस सेट को भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि इसी प्रकार से प्रश्न सेट चाहिए या तो सेपरेट चाहिए। सेपरेट में आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं वैसा लाऊंगा, आपको जिसमें सुविधा हो मैं उसके अनुसार चलता हूँ। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो क्लासेस अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आपको वीडियोस कैसी लगी। दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।